नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। आज के इस कार्यक्रम में स्वामित्व योजना पर हम बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले आपको स्वामित्व योजना की कुछ विशेष बातों से अवगत करवाते हैं। देश में कल यानी 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा लोगों को स्वामित्व के कार्ड सौंपे। इस योजना के जरिए गांव में मौजूद एक जमीन की मैपिंग ड्रोन के जरिए होगी, जिससे गांव का विकास होगा और जमीन को लेकर झगड़े भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसके जरिए सरकार को नई योजना बनाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही गांव में होने वाले झगड़ों पर भी पूरी तरह रोक लग पाएगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने में इस योजना का क्या महत्व है और ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गेस्ट से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक प्रेम नागर, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पंचायती राज मंत्रालय में। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश मिश्रा, सलाहकार नीति आयोग। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेश्वर बी पाटिल, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश सरकार में है। प्रोफेसर नुपुर तिवारी, प्रोफेसर हैं रूरल एंड डेवलपमेंट IIPA में। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे जो मेहमान हैं आलोक जी से। आलोक प्रेम नागर जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पंचायती राज मंत्रालय में। नागर साहब, DD न्यूज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया। और आपसे जानना चाहेंगे कि गांव की जो सामाजिक और आर्थिक जो सशक्तिकरण है, या जो वहां के गांव में जिस तरह की लैंड को लेकर एक रिकॉर्ड रखने की बात है, किस तरह से ये योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है? जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद मेरे को आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जो गांव में आबादी क्षेत्र होता है, खेतों के तो लोगों के पास अपने जमीन के कागजात होते हैं, लेकिन आबादी क्षेत्रों का कभी इस प्रकार से परिसीमन नहीं किया गया है। कुछ राज्य हैं ऐसे जहां पर इस प्रकार की एक्सरसाइज की गई है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे उसके आधार पे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया जाता है। लेकिन बाय एंड लार्ज पूरी कंट्री में आबादी एरिया का या गौठान का या लाल डोरा जिस नाम से भी जाने, उस एरिया का कभी कोई मैपिंग नहीं की गई है। आबादी क्षेत्र की मैपिंग के लिए इस योजना की शुरू में परिकल्पना की गई थी, जिसको कि हमने 6 राज्यों में पायलट बेसिस पर चलाया। तो इसमें लोग जमीन पे चूने की रेखाएं डालते हैं अपने जैसे प्रॉपर्टी बाउंड्रीज हैं उसके मुताबिक, और उसके बाद एक सर्वे ग्रेड ड्रोन से उनकी तस्वीर लेके उनको फिर प्रॉपर्टी पार्सल अलग अलग डिलिनिएट किया जाता है। और फिर हर व्यक्ति को जो उस पर रह रहा है, जिसका हक है, जो को ओनर्स हैं, उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट किया जाता है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है। क्योंकि ये पहले इस प्रकार से कभी भी नहीं था, और अब आपके पास एक सरकारी कागज है जो आपको ये बताता है कि आप कितने क्षेत्र के स्वामी हैं आबादी क्षेत्र में। तो इससे उम्मीद है कि जो आपस के लोगों के झगड़े होते थे, जो कि क्योंकि बात क्लियर नहीं होती थी, इस तरह का कोई टाइटल वाला कागज नहीं होता था, कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं होता था, अब ये होने से उम्मीद है कि वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जब लोगों के पास कागज रहेगा, तो जिस प्रकार से कृषि भूमि का उनके पास कागज होता था और लोगों को लोन लेने की इच्छा होती थी, तो अभी तक वो इस प्रॉपर्टी को के लिए लेवरेज नहीं कर पाते थे। मतलब अगर उन्होंने लेना है तो अपने खेत तो वो इस प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन वो जमीन जिसपे वो कई पुश्तों से रह रहे हैं, उसके लिए क्योंकि उनके पास कोई टाइटल नहीं था, इसलिए वो उसका कर्ज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। ऐसी उम्मीद है कि अब वो चीज संभव हो पाएगी, बल्कि बड़ी सारी जगह वो शुरू भी हो चुकी है। तो इसके अतिरिक्त एक परियोजना में कंपोनेंट है CORS, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम, जो कि पूरे देश में एक ऐसा नेटवर्क बना देगा इन स्टेशंस का, जिसके द्वारा कि आप 10 मिनट में कहीं पर भी रोवर के इस्तेमाल करते हुए 10 मिनट के अंदर आप अपनी एक्यूरेट लोकेशन, 5 सेंटीमीटर एक्यूरेसी की लोकेशन आप डिटरमिन कर सकते हैं, जिससे कि अभी हमारे को तुरंत तो सर्वे में मदद हो रही है, लेकिन आगे उसके बड़े सारे आयाम हैं। तो पहले साल में हमने सारे चैलेंजेस के बावजूद कोई 40,000 गांव में ड्रोन सर्वे कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिनमें से जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री के हाथों वितरण संपन्न हुआ, उसके साथ कोई 7 लाख जिस तरह से प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर्स को उनके प्रॉपर्टी दी जा चुकी हैं। कोई 32 ऐसे जिले हैं
हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहां पर, और उत्तर प्रदेश में पूरा बुंदेलखंड एरिया, जहां पर कि पूरा ड्रोन सर्वे कंप्लीट किया जा चुका है और 210 हमारे CORS स्टेशन लग चुके हैं। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस जो रहा वो बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला रहा पायलट फेज में, जिसी के बूते हम लोग ये अब स्कीम पूरी नेशनल लॉन्चेस का कर पाए हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए सर हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश मिश्रा जी, जो कि सलाहकार हैं नीति आयोग में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो एक मुहिम चल रही है, उसमें जो ये स्वामित्व योजना है वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी और ग्रामीण आबादी को इसका वास्तविक लाभ कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक स्वामित्व योजना का सवाल है, स्वामित्व योजना में हम लोग जो आबादी एरिया में प्रॉपर्टी है, जो लोगों के घर हैं गांव में, उनको पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका मैप बना रहे हैं और उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आज भी अगर आप देखें तो 60% इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है। मतलब एक गांव में रहने वाला एक किसान या गांव में रहने वाला कोई भी जिसके पास घर है, उसके बावजूद भी उस घर की कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो एक बैंकेबल प्रॉपर्टी नहीं है। उस कारण से क्या होता है कि वो उस मजबूर होता है कि अगर उसको कोई लोन चाहिए, कितना भी अमाउंट का लोन चाहिए, उसको गांव के लोकल महाजन को या बाकी के लोगों को उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें इंटरेस्ट रेट अधिक होता है और उसमें वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते जो पुअर लोगों को या जो ऐसे ग्रामीण वासियों को मिलना चाहिए। तो उस कारण से ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जब जनरेट हो जाएंगे तो आज जो 40% के करीब लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से अप्रोच कर पाएंगे और वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। और ये ऐसा क्यों हुआ? अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर पहले मुगल काल से जो तोडरमल थे, उस समय से प्रॉपर्टी का रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हुआ, लेकिन वो सारी वो प्रॉपर्टी थी जिस पर खेती की जा सकती थी, खेती होती थी और उसके ऊपर रेवेन्यू लेते थे। ऐसा मुगल काल से शुरू हुआ और जब ब्रिटिश पीरियड आया तब भी ये चलता रहा, उसके बाद स्वतंत्र भारत में भी ये चलता रहा। लेकिन हमारे पास जो आबादी की जगह है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई मैपिंग नहीं है। जैसा कि अभी मिस्टर आलोक प्रेम नागर जी ने कहा है कि उसकी रिकॉर्डिंग कुछ एक स्टेट्स में थी, बाकी में नहीं है। उसके कारण क्या होता है कि जो विलेज के पंचायत हैं वो भी उतने निर्भर नहीं हो पा रहे। अगर हम देश के संसार के बाकी देशों में देखें तो 3% जो रेवेन्यू का शेयर है वो पंचायत को मिल रहा है और गांव की प्रॉपर्टी से आता है। 3% ऑफ द GDP शेयर प्रॉपर्टी टैक्स में आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये 0.1% है। तो ये जो प्रॉपर्टी का टैक्स है, प्रॉपर्टी की प्लानिंग है और बहुत सी ऐसी जगह है जो कॉमन पूल रिसोर्स है, जो कि इस तरह की जगह है जो कि सबकी है पंचायत में, उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसको कोई किसी को लीज देके वहां पर कुछ भी विकास किया जा सकता है, तो ये विकास के नए आयाम खुलेंगे। और इस तरह से जो ग्राम पंचायत हैं, जो वहां पर ग्रामीण लोग रह रहे हैं और जो कि उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, उन सबको वो हक मिलेगा और वो मॉनिटेबल होगा और उससे हम लोन और इस तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि अगर कोई गांव में किसी का घर है तो वो घर का फिर डिवीजन होने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है, उसका कोई एक पर्टिकुलर स्वामित्व नहीं है कि ये किसकी घर हुआ, तो उसका डिवीजन और उसके फर्दर वैल्यूएशन वो सब नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम है जो कि करीब करीब 1 लाख गाँव में पहली बार, और 2021 अप्रैल से मार्च 2025 तक हम लोग देश के सारे गांव में ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कर देंगे और एक एम्पावर करेंगे ग्रामीण को और उसके साथ साथ पंचायत को कि वो आत्मनिर्भर हो सके। धन्यवाद। जी बिल्कुल, अविनाश साहब हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आपने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं और हम रुख करना चाहेंगे। ज्ञानेश्वर बी पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कमिश्नर हैं लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश सरकार में। पाटिल साहब, DD न्यूज पर
शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में आपका शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में इस योजना को किस तरह से लागू किया जा रहा है, कैसे आप फिजिकल मैपिंग करते हैं, क्या इस योजना के अंतर्गत ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए? हाँ, नमस्कार। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने हमें पायलट में मध्य प्रदेश को लिया था और हमने कोशिश यही की थी कि आपको पता होगा कि जो हमारी एक्ट बना है, हम लैंड रिकॉर्ड कोड होता है, लैंड रिकॉर्ड कोड के तहत ही हमें ये सब अधिनियम के तहत ही हम कार्रवाई करते हैं लैंड के टाइटलिंग की। और जब हिस्टोरिकली देखा जाए ब्रिटिश समय के प्री इंडिपेंडेंस के समय से, तो हमारे पास केवल खेती के जमीनों पे ही ज्यादा ध्यान था, लगान उसी पे हम लेते थे, तो नक्शे कभी भी बने नहीं थे आबादी के। तो एक चैलेंज ये था कि इवन हमारे एक्ट में भी ये लिखा था कि यानी क्रिएट कर सकते, इट इज नॉट मैंडेटरी, कि हमें बाध्यकारी नहीं था नक्शे बनाने का। लेकिन हमने 2018 में पहले एक्ट में संशोधन किया अधिनियम में, और हमने ये लिखा मैंडेटरी किया कि हम आबादी के नक्शे बनाएंगे। उसके बाद हमने कार्रवाई चालू की थी, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ हमने बात करके ड्रोन सर्वे करने की कोशिश की थी। देन हमें भारत सरकार की स्कीम आई, भारत सरकार ने बोला कि आप हमसे जुड़ जाइए, तो हमने मध्य प्रदेश सरकार इसमें जुड़ी और हमने पैरेलली नियम भी इस तरह से बनाए कि चुनाव जैसे कि नोटिफिकेशन होने से लेके सर्वे कंप्लीट होने तक प्रक्रिया बनाई, क्योंकि हमें हिस्टोरिकली पता था कि सर्वे करना एक बहुत चैलेंजिंग है। 2-2 साल 4-4 साल कंप्लीट नहीं होते हैं, वो दावे आपत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो हमने चुनाव एक जैसा पैटर्न बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाते हुए उसका एक सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान चालू किया। तो इससे फायदा, और दूसरा एक हमने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था कि जमीन एक जैसी रहेगी, घरौनी खतौनी ऐसा अलग नहीं रहेंगे। जो खेत का नक्शा है, खेत का खसरा है, उसी टाइप का हमारा घर का भी मकान का होगा, मकान का नक्शा होगा, खसरा होगा। तो ये एक बहुत मार्केटेबल होना चाहिए, यानी बेचने में इजीली बेच सकेगा वो, या यदि मॉर्गेजेबल होना चाहिए, यदि बैंक में जाके बंधक बनाना चाहते हैं तो उसको कैपिटल में से कन्वर्ट होना चाहिए। इस तरह से हमने सिस्टमैटिक एक प्रक्रिया बना के रूल मैनुअल्स बनाए, नियमावली बनाई, उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर बनाने से एक सिस्टमैटिक वे से हमने सर्वे प्रारंभ किया। ड्रोन का टेक्निक का यूज किया ही। ड्रोन के बाद हमारे 80% काम ड्रोन के बाद होता है, जो डोर टू घर से घर जाके सर्वे करना होता है, उस घर में उस प्लॉट में कौन है इसकी जानकारी लेना पड़ता है। तो सभी चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस हमने सॉफ्टवेयर, लीगल फ्रेमवर्क चेंज करके, ये सब कुछ चेंज करके हमने बनाए थे। तो ये बहुत सिस्टमेटिक अभी मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। 1500 से ज्यादा गाँव में हमने कंप्लीट करके हमने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से ई प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर दिए हैं, और अभी ये तत्काल इमीडिएटली बैंक में मार्केटेबल है, मॉर्गेजेबल है, और हमारे इवन बेचना चाहता है, खरीदना चाहते हैं तो प्लॉट अवेलेबल है मार्केट में। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ दिस स्कीम। जी पाटिल साहब बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा हमारी जारी रहेगी। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नुपुर तिवारी, जो कि प्रोफेसर हैं रूरल एंड डेवलपमेंट IIPA में। स्वागत है मैडम आपका भी इस कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पंचायतों की बात की जाए तो वास्तव में पंचायतों को इस योजना का क्या लाभ होगा, और साथ ही साथ जो फिजिकल कवरेज है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, और कैसे इस योजना में जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। पिछले साल भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हुए थे। पिछले साल 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वामित्व योजना की उद्घाटन की या लॉन्च इसे किया, और तकरीबन 1000 लाभान्वित लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दी गई मोबाइल लिंक के थ्रू। और इसमें तकरीबन 6 राज्यों को जोड़ा गया था। और इसमें जितनी भी रिजल्ट्स आई हैं, अभी जैसे दिख रहा है कि आज के समय में कल 24 अप्रैल के दिन 4.9 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को ये कार्ड दी गई हैं। और अभी इसकी कवरेज जैसे बताई जाए तो 6.62 विलेजेस को कवर करना है ये 4 सालों में, 21 से 25 के बीच में। तो ये जो टारगेट है, ये टारगेट बड़ा टारगेट है। और इसमें जैसे कि पहले कुछ डिस्कशंस के दौरान हमारे पैनलिस्ट ने कहे कि इस टारगेट को में बहुत सारी चीजें हैं। ड्रोन सिर्फ 20% ही काम कर सकता है, 80% तो ग्रास रूट्स लेवल पर है, जो पंचायत के थ्रू है। ये लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या पंचायती राज मंत्रालय का सिर्फ योगदान यही है कि ये बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसमें रोल यही है कि ये फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं।
अभी तक देखा गया कि आबादी वाले जो भी लैंड है उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं थी। ब्रिटिश पीरियड में लगान लिए जाते थे सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड पर, लेकिन इतने डिस्प्यूट्स होते थे जहां पर इनहैबिटेड लैंड्स है जिसमें आबादी है, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होती थी। रेशन कार्ड और आधार कार्ड ये सब में मेंशन्ड है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी नहीं कभी भी मापी गई थी। तो ये ड्रोन के थ्रू पूरे गांव की बाउंड्रीज और हर घर की एक रजिस्ट्रेशन जो है, 3 पार्टनर्स इसमें आए हैं। एक तो पंचायती राज है, एक राजस्व विभाग जो स्टेट गवर्नमेंट का है, उनके साथ MOU है, और दूसरी चीज सर्वे ऑफ इंडिया को इसमें लाया गया है। तो ये तीनों अलग लेवल पे काम कर रहे हैं और तीनों अलग लेवल पर एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा टारगेट जिसे कवर करना है, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का काफी बड़ा योगदान है। इसमें देखा जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास अभी तक से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब ये आपकी आबादी वाले जो एक सर्वे के बाद जब हर घर को और हर गांव में एक बाउंड्रीज डिफाइन हो जाएंगी और इन्हें क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, तो इससे जो पंचायती राज सिस्टम है ये विलेज का अच्छे से डेवलपमेंट प्लान बना सकता है। इसमें आपकी GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पूरी तरह से एक तरह से आपकी स्प्रेडशीट आपके सामने हो जाएगी। और इससे ज्यादा जो एक होगा कि पंचायत की अपनी रिसोर्सेज जो हैं, मोबिलाइजेशन ओन रिसोर्सेज में ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं गांव के लोगों के लिए। इसलिए इस तरह से एक इनकी अपनी रिसोर्स जो है काफी पुख्ता तौर पर हो सकती है। और दूसरी चीज देखी गई है कि जितनी डिस्प्यूट्स होती हैं जी, ज्यादातर आप कोर्ट केसेस में देखें तो लैंड डिस्प्यूट्स होती हैं जिसमें सालों साल लग जाते हैं, मामला सुलझता नहीं है। लेकिन ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ जब ये सारी चीजें लैंड डिफाइंड हो, आपकी प्रॉपर्टी डिफाइंड हो जाएंगी और मालिकाना अधिकार आपको मिल जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि कहीं नाले बनाने हैं या फिर विलेज डेवलपमेंट के लिए पंचायत को कहीं किसी भी तरह की स्कीम डिसाइड करनी है, तो उसमें डिस्प्यूट सॉल्व होने में इतना समय नहीं लगेगा और विलेज डेवलपमेंट प्लान काफी ही अच्छे तहत और अच्छे तरीके से इसको आगे ले जाया जा सकता है। ये मेरी मान्यता है और इस तरह से ही काम आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर नुपुर तिवारी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस बीच आपको दिखाते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करते हुए क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांव को रखकर आगे बढ़ रहा है और सभी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं, पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। और आत्मनिर्भर भारत का ये हमारा विशेष कार्यक्रम जारी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली डिलिशियस। और आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वामित्व योजना की, किस तरह से गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी और गांव का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में ये योजना प्रभावी होगी। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, जिसमें
आलोक प्रेम नागर जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी पंचायती राज मंत्रालय में हैं। हमारे साथ अविनाश मिश्रा जी हैं जो कि सलाहकार हैं नीति आयोग में। हमारे साथ ज्ञानेश्वर बी पाटिल मौजूद हैं जो कि कमिश्नर हैं लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश सरकार में। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नुपुर तिवारी जो कि रूरल एंड डेवलपमेंट IIPA में हैं। तो एक बार फिर रुख करते हैं आलोक प्रेम नागर साहब का। सर, जिस तरह से ये योजना की शुरुआत की गई थी और 1 साल के अंदर जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप लोगों को अनुभव हुआ, किस तरह से इसको कामयाबी की तरफ आगे लेके जाना है और कैसे जो जो चुनौतियां पेश आई वो उसका भी जिक्र हम आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्रामीण इलाकों में जब लोगों की जमीन की मैपिंग हो जाएगी तो उसके बाद आगे की राह क्या कैसे होगी। जी धन्यवाद। जब हमने शुरुआत में इसको कंसीव किया था प्रोजेक्ट को, तो हमें लगा कि जब से ड्रोन फ्लाइंग स्टेट में करी जाएगी और जब तक कि आखिरी उसका जो प्रोडक्ट है प्रॉपर्टी कार्ड, जो कि अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। ज्ञानेश्वर साथ में है जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ अधिकार अभिलेख कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका नाम घरौनी, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख, हरियाणा में टाइटल डीड, कर्नाटक में RPOR, महाराष्ट्र में सनद। कहने का अर्थ है कि और अब राजस्थान में भी कल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहां पे पट्टा। तो नूपुर जी ने मेंशन किया कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट्स में इस तरह से अपनी अपनी तरह से इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने जो कागज बनाए हैं उसमें ये सारे फीचर्स डालने का प्रयास किया है। हरियाणा और राजस्थान ने अपने पंचायती राज एक्ट का इस्तेमाल करते हुए किया है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी डाइवर्स इसमें स्ट्रैटेजीज थी जो अलग अलग स्टेट्स ने अपनाई और उन सब के अपने प्रोज कॉन्स हैं। और तो शुरू में हमने जब ये सोचा कि ये प्रोसेस जब से स्टार्ट करेंगे, 4 दिन में हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, 1 हफ्ते में स्टेट्स को दे दिया जाएगा, 2 हफ्ते में स्टेट से वो वापस प्राप्त हो जाएगा और अंत में क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, तो इसमें एक नोटिस पीरियड अनिवार्य होता है। तो वो नोटिस पीरियड के बाद हमारा ऐसा अनुमान था कि 40-50 दिन में हम ये सारी प्रोसेस खत्म कर लेंगे। एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा कि बड़े रेयर केसेस में ऐसा हो पाता है जब आप स्टार्ट टू स्टॉप 2 महीने में भी अगर कर पाएं। और अब जब नई स्टेट्स जुड़ी हैं तो पंजाब में 9 महीने का नोटिस पीरियड होता है लास्ट वाला। सो दिस वाज अ लर्निंग कि जो हम प्रोसेस अख्तियार कर रहे हैं उसमें वी कैन नॉट बी कटिंग कॉर्नर्स। उसमें हमें कोई जल्दी करके कोई ऐसा काम नहीं कर देना है जिससे कि इसमें लोगों का भरोसा न रहे। तो इनफैक्ट मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है। ज्ञानेश्वर में उन्होंने जो प्रोसेस इस प्रकार से बनाई है क्योंकि मोबाइल ऐप द्वारा, कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा वहाँ पे मौके पे किया जा सकता है, उसे चेक और रीचेक किया जा सकता है। और जो इन्होंने अधिकार अभिलेख भी अपना बनाया है उसमें जो एनकम्ब्रेंसेस का कॉलम होता है वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। अगर आपको CR नंबर मालूम है उसके अधिकार अभिलेख के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो उसके बारे में आपको ज़्यादा बताएंगे। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में सनद है जिसके लिए वो वहाँ महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने का अच्छा काम है। इनफैक्ट ये स्कीम उन्होंने शुरू अपने यहाँ इसलिए की थी कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्स को अपडेट कर सकें। तो जो मैंने जो देखा है वहाँ पे पुणे के आसपास जो पंचायतें होती हैं उनके पास करोड़ रुपया 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए से इकट्ठा होता है जिसको वो लोग खुद इस्तेमाल करते हैं, किसी को देते हुए कष्ट नहीं होता। और क्योंकि उसका नियोजन और उसका क्रियान्वयन सारा लोकल होना है इसलिए सबकी निगरानी उस पर रहती है। एक और बात थी जो हमें इस बीच पता, बहुत चैलेंजेस थे कोविड के साल में, बल्कि स्टेट्स की और सर्वे ऑफ इंडिया की जो हमारे मेन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत की है ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन थी, लोग दूसरी जगह जाने के पहले उन्हें अपना टेस्ट करा कर ले जाना होता था। अगर कहीं पे कोई निकल आता था तो फिर थोड़े दिन के लिए ऑपरेशन सस्पेंड हो जाता था। तो मध्य प्रदेश में ही ऐसे गांव थे जहाँ पे शुरू में उन लोगों ने कहा सर्वे ऑफ इंडिया टीम के कि नहीं आपके यहाँ तो कोई बीमार था, हम नहीं आ सकते। जो ग्राउंड स्टाफ होता है जैसे कि ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए फील्ड में जाना होता है, ये सारा कुछ सर्वे ऑफ इंडिया के पास वापस आना होता है, जो उन्होंने लेबोरेटरी में अपने फीचर एक्सट्रैक्शन का काम करना होता है। तो ये सारे बड़े चैलेंजेस थे जिनकी हमें पायलट फेज में हमारी समझ बेहतर हुई कि इसके लिए हमें कैसे प्रोविजन करना चाहिए, क्या हमने रिडंडेंसीज रखनी चाहिए, कितना हमने
बफरिंग रखनी चाहिए जिससे कि हम इसको प्रोसेस को मेंटेन कर सकें। एक और चीज जो इस बीच हमने शुरू की, जो मिश्रा साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि कितना कितना रेवेन्यू हमारे को इससे आ सकता है, लोग अपनी मोनेटाइज कर सकते हैं। तो अभी हमने बैंक्स को, शुरुआत तो हमने लास्ट ईयर इसकी कर दी थी, बट ऑफ लेट हम लोग बैंक्स को बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व करने लगे हैं कि भाई आपकी क्या अपेक्षा है, ये जो प्रॉपर्टी का कागज जो बन रहा है, आपको इसमें क्या क्या चीजें चाहिए जिसके बाद आप बिल्कुल निसंकोच होके और निडर होके लोगों को लोन उस पर दे सकें, और आपका जो चार्ज है उस पर वो बड़ा क्लियर हो, और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बड़े आसानी से उसके ऊपर वो मिल सके अपना, जो कि हर एक बैंक का रिजर्वेशन होती है। सो अभी हमने वो स्टार्ट से शुरू किया है, और ये जो आपको बताया गया कि 6 स्टेट्स इसमें शुरू थी, तो 6 के बाद 3 हमारी इसी दौरान जुड़ी, तो दैट उससे स्टेट्स में कितना एंथुसियाज्म है स्कीम के लिए, उसकी कुछ थोड़ी सी मिलती है, हम लोगों को कुछ आइडिया मिलता है। तो 3 स्टेट्स ने इसमें बाद में ऐड किया, और बैंक से हमें ये पता चला कि आपकी जो रजिस्टर जरूर होनी चाहिए, जो आप प्रॉपर्टी का कागजात दे रहे हैं उसमें अगर आप लैट लॉन्ग डाल सकें, जो कि हमारे लिए अब करना बड़ा आसान है, ये सारे जियो रेफरेंस मैप्स हैं जो क्रिएट हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जमीन को आप सिर्फ अपने नेबर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें कि नॉर्थ साइड पे फलाना है, साउथ पे फलाना है। इफ यू कैन हैव जियो टैग्स ऑन ईच ऑफ द प्रॉपर्टी पार्सल्स, ये एक बात बताई उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उसकी एनकम्बरेंसेस बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कि अगर कोई चार्ज है उसके ऊपर, कि अगर कोई लोन ले रखा है उसके अगेंस्ट, तो वो चीज रेड में मेंशन होना चाहिए, ताकि उसके लिए कोई दोबारा से उस प्रॉपर्टी को न कर सके, ऐसा कोई मिसयूज ना हो पाए। तो आगे जाते हुए हम लोग ये स्टेट्स को शुरू से बता रहे हैं कि अब जब आपने अपने प्रॉपर्टी कार्ड का स्वरूप तैयार करना है, तो अगर आप इन बातों का शुरू से ध्यान रखें। जी बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण, जी बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। और अब हम रुख करना चाहते हैं हमारे अगले जो मेहमान हैं उनका, जिनका नाम है अविनाश मिश्र। मिश्र साहब, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले सरकार के पास गांव की इस तरह की संपत्ति या जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इस रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद ग्रामीण इलाकों की नीतियां बनाने में सरकार को किस तरह की मदद मिलेगी और इसका क्या फायदा ग्रामीणों को होगा? देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि हर घर नल का जल हो, तो हर घर नल के जल के लिए मुझे पाइपलाइन ले करना है, मुझे टेप कनेक्शन देना है। ये कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम है, जिसमें कि रियल टाइम में हम पूरा देख सकते हैं कि कहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ मुझे पाइपलाइन ले करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और इवन स्वच्छ भारत मिशन में, SBM 2 में, स्वच्छ भारत मिशन 2 में भी हम लोगों को ये वेस्ट वाटर को ले जाने के लिए और गार्बेज के डिस्पोजल के लिए इसके कारण बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ जैसा कि एक बहुत बड़ा पहलू रहा है शुरू से कि गाँव के पास और खासकर पंचायतों के पास पैसे की बड़ी कमी रही है, और वो पैसे के मामले में सरकारों पर जो टैक्स का डिवोल्यूशन होता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनका अपना खुद का कोई आधार नहीं था रेवेन्यू कलेक्शन का, क्योंकि उस आधार का कोई बेसिस नहीं था। आज मेरे पास सबकी प्रॉपर्टी आ गई, मुझे सबके प्रॉपर्टी का एरिया आ गया, मुझे ये पता लग गया कि इसके वास्तविक मालिक कौन है, तो उसके बाद मुझे सरल होता है कि उस प्रॉपर्टी के एरिया के अनुसार मैं उनको टैक्स कर सकूं, और वो जो सर्विसेज मैं गांव में रहते हुए दूंगा वो उनको मिल सके। ये एक बड़ी चीज होगी, और इससे जो पलायन होता है कि लोग अच्छे सुविधाओं के लिए और अच्छी चीजों के लिए गांव से शहरों में जो मूव करते हैं, और आज हम लोगों का ऐसा असेसमेंट है कि 50% से प्लस कंटिन्यूस पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण अर्बन पॉपुलेशन होगी। तो रूरल में अगर हम ये सारी सुविधाएं दे सकें, रूरल में भी उतना एम्पावर कर सकें, तो ये काफी चीजों का मदद मिलेगी। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर मान लो रूरल एरिया में कोई कोल्ड स्टोरेज लेना चाहता है, रूरल एरिया में कोई कॉल सेंटर आना चाहता है, तो वहाँ के लोगों को या आसपास के कई और गांवों को, क्लस्टर ऑफ विलेजेस को मदद मिल सके, तो वहाँ पर कोई स्वामित्व निर्धारित नहीं है कि वो किससे बात करें,
और अगर आज स्वामित्व होता है तो डिस्प्यूटेड हो जाता है, क्योंकि वो पक्का नहीं था। उसके लिए किसी भी सरकार ने ना तो उसका मैप था, ना ही उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था। तो ये इन सब चीजों को नलीफाई होगा। इसके अलावा कि जो इंडिविजुअल को लोन मिलेगा, इंडिविजुअल के लिए बैंकिंग ऑपरेशन में इजी होगा, उस सब के अलावा ये और एडिशनल फायदे होंगे। तो ये अपने आप में जो हमारा देश, जिसमें कि कहा जाता था कि 60% हमारी पॉपुलेशन गांव में रहती है, 40% अर्बन एरिया में रहती है, वो पॉपुलेशन जो 50-50 माइग्रेट हो रही थी, तो ये माइग्रेशन पे बहुत बड़ा रोक लगेगा और हम बहुत हद तक ग्रामीण पॉपुलेशन को एम्पावर करेंगे। इससे बहुत बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आप देखिए कि ये स्कीम जिसको कि जैसे कि आलोक प्रेम नागर जी ने कहा है कि हमने कोविड पीरियड में भी चलाया, और कोविड पीरियड में चलाने के बाद स्टेट्स भी आगे बढ़े, लोगों ने भी हमें सहायता दी, और हमने चूना डाला, ड्रोन से सर्वे किया, सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद प्रॉपर्टी कंफर्म कराई। ये सारी प्रोसेसेस और करीब करीब 40,000 गाँव में कंप्लीट हो गई है। 1 लाख गाँव का टारगेट है, और 2025 तक जो 6 लाख गाँव में हम जाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो बैंक से बात कर रहे हैं, बैंक्स के साथ बात करके अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई करेक्शंस, मॉडिफिकेशन रेवेन्यू कोड में, जो स्टेट्स के रेवेन्यू कोड में चाहिए, तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं, और किसी न किसी तरह हम इन चीजों को बैंकेबल करेंगे और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना के रहेंगे। जी बिल्कुल, योजना के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेश्वर वी पाटिल। पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, मध्य प्रदेश में योजना चल रही है, तो जिस तरह से अगर आप मैपिंग के लिए जाते हैं तो कौन कौन से विभाग के लोग आपके साथ इसमें शामिल होते हैं, और अगर किसी तरह का विवाद अगर पैदा होता है तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है, और साथ ही अगर कोई अपने को रजिस्टर करवाना चाहता है, कोई ग्रामीण अपनी संपत्ति को रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाई जा रही है? ना, उसमें 4 चरण की प्रक्रिया है। प्रथम चरण में हम ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। गांव में ग्राम सभा का आयोजन करके ड्रोन के एक्टिविटी से हम किस तरह से मैपिंग करेंगे इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद उनको क्या करना है, उनकी ड्यूटीज क्या है, नागरिकों की, गांव की, ये भी बताया जाता है। चुनाव मार्किंग कैसे करना है, कि आपकी जमीन कितने हैं, आपने कितने जमीन में कब्जा किए, इसकी चुनाव मार्किंग उन्हीं से करवाते हैं। और जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सरपंच, सचिव और स्कूल के टीचर से अपने अपने स्कूल की बाउंड्री को फिक्स करते हैं। ये पहला ग्राम की चरण पहला है। चरण 2 है, उसमें ड्रोन फ्लाई हो जाती है। ड्रोन फ्लाई करने के बाद उसकी एक इमेज बनती है। इमेज के बाद उसका एक फीचर एक्सट्रैक्शन है, नक्शा बनता है, और प्रारूप नक्शा लेने के बाद, प्रारूप नक्शे बाद फेज 3 में हम दावे आपत्ति लेते हैं। दावे आपत्ति का काम उस समय हमारा 2 to 2 जब नक्शा बनता है, दावे आपत्ति नहीं, नक्शा बनने के बाद हमारे सरपंच, सचिव गांव के और हमारे पटवारी एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है लास्ट का, वो घर घर जाके उसके डॉक्यूमेंट करते हैं। वो सब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से हम निकलते हैं। एक ऐप है हमारे पास, जो मैप जो है, वो मैप हमें फिजिकल लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक मोबाइल ऐप से वो लेके जाते हैं, और सीधे वो जहां खड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक उनको पता चलता है कौन से घर के सामने। पब्लिक को बताते हैं कि ये किसका घर है, और 2018 के पहले आपको किसका कब्जा था, उसके नाम उसको एंट्री करते हैं। और यदि उस समय दावे आपत्ति कोई आपत्ति करता है, तो आपत्ति पहले तो हम उसको वही लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे सुलझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद भी यदि इसमें कोई सुलझाने की समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, लीगल इश्यूज है, देन हमारे यहाँ एक दावे आपत्ति का एक विधिवत एक रेवेन्यू कोर्ट होता है, और वो सुनवाई एक समरी ट्रायल करते हैं, मौके भी करते हैं। वो कोर्ट की जरूरत नहीं तहसील में जाने की, वो गाँव में ही तहसीलदार आके लास्ट में दावे आपत्ति लेते हैं, और दावे आपत्ति दर्ज करके अल्टीमेटली एक निर्णय लेते हैं। और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे 99% में कोई हमारे डिस्प्यूट नहीं आते हैं। 1% में डिस्प्यूट जो भी आते हैं वो कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में होते हैं, और वो गांव के गांव सुलझाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि डिजाइन इस तरह से किया गया है, ग्राम सभा और पंचायत राज इंस्टीट्यूट दोनों को इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया हमने कि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है, तो इसलिए डिस्प्यूट्स वही उसी लेवल पे कमियां आ रही है। केवल छोटे से 2-4 डिस्प्यूट्स होते हैं, वो तहसीलदार अपने लेवल पे सॉल्व करते हैं, वो भी बड़ी सुनवाई में समक्ष में ही करते हैं सभी के सामने। इसलिए वो भी विवाद नहीं होता कि हमारे पास किसी के पक्ष में किया, किसी बायसनेस था, ये विवाद बहुत कम है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम आज की स्थिति में इतने कम समय में 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने लाभ दे चुके हैं।
1600 से ज्यादा पंचायत गांव हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये मॉनिटर करने में भी इजी हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और किस तरह की चुनौतियां इसमें आ सकती हैं, उसका जिक्र आपने किया। अब हम रुख करेंगे प्रोफेसर नुपुर तिवारी का। प्रोफेसर नुपुर तिवारी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि क्योंकि ज़मीन जो है राज्यों का विषय है और केंद्रीय योजना के तहत राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में कितनी समन्वय की ज़रूरत है राज्यों की तरफ से, और अगर पंचायतों की बात की जाए तो वास्तव में इससे पंचायतों को कितना लाभ होगा, और अलग अलग राज्यों के जो कानून हैं उनके आधार पर इस योजना को लागू करने में किस तरह की और चुनौतियां आने वाले समय में आ सकती हैं? देखिए, इसमें जो टारगेट दी गई है 6.62 की टारगेट जो है, ये अपने आप में बड़ा टारगेट है। समय तो है, काफ़ी समय है, 4 साल है, लेकिन इसमें कुछ एक बातें हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये क्लस्टर्ड हैबिटेड जो लैंड्स हैं, जैसे जिसमें आबादी वाले लैंड को ले रहा है, लेकिन आप कुछ जगहों में देखिए, जैसे 6 शेड्यूल एरियाज में है, ये काफ़ी स्कैटर्ड लैंड्स हैं, इनहैबिटेशन है, जो घर हैं बहुत ही दूर दूर पर बने हुए हैं और इन अ क्लस्टर्ड फॉर्म में ये नहीं है। उसमें डिफाइन करना और इनको लेकर चलना ये थोड़ी मुश्किल वाली बात होती है। तो ये चैलेंज है कि कैसे आप इसको एक पॉकेट की तरह ट्रीट करें और इसको कैसे डिफाइन करें। दूसरा चीज़ जो आप देखिए कि हर गांव में पंचायत के थ्रू एक पहले चूना लाइन बनाया जाता है, जिसके बाद ही ड्रोन उसको कैप्चर कर सकता है कि आपकी कितनी बाउंड्री है। और इस बाउंड्री को डिफाइन करने में पंचायत के लेवल में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी डिस्प्यूट्स आती हैं, क्योंकि कोई पहले की कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो उसी बात पर जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है कहता है कि हमारे परदादा या फिर कुछ पहले के लोगों ने कहा था हमारी ज़मीन यहाँ तक है। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, तो एक दिन में जितना काम हो सकता है, बहुत तो कुछ गांव ही ये कवर हो पाएंगे, और इतने टारगेट को पकड़ना बड़ी बात होगी। उसके बाद जो 3 पार्टनर्स इसमें हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, और पंचायती राज में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बीच में पूरा एक सामान बैठाना। तीसरी ये चीज़ होगी कि ये सारी चीज़, जैसे मैंने कहा कि स्टेट एक्ट है और मिनिस्ट्री और ये सब पंचायती राज इस फैसिलिटेट कर रही है इन सारी चीज़ों की, तो रेपोजिटरी जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट में ही होगी। वो जितनी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, उस तरह से उतना अच्छा काम होगा। रही बात कि वे पंचायत इससे लाभान्वित कैसे होंगे, तो ये सारे ही प्रोसेस में पंचायत ही इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा। और इसमें पंचायत और प्लस ग्राम सभा, क्योंकि सारे जो इनहैबिटेंट लैंड्स, ये इनहैबिटेंट्स हैं, आबादी वाले प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वो गांव के ही लोग हैं, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट, पंचायत की इन्वॉल्वमेंट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो कितनी लेवल तक इसमें वो एक्यूरेसी तो डिजिटलाइज्ड वे में हो सकती है, लेकिन अपने लेवल पर ये डिस्प्यूट्स ना हो और कितने अच्छे से ये सारी लैंड रिकॉर्ड्स आ जाएं, ये बड़ी बात होगी। इसमें लाभान्वित पंचायत से भी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो होंगे, क्योंकि इस रिकॉर्ड पर उन्हें एक लैंड राइट पर एक फाइनेंशियल बेनिफिट होगी, ये बैंक से लोन ले सकते हैं। और दूसरी बात ये देखी गई है कि जब भी ये रिकॉर्ड इन्हें मिल जाता है तो अपने आप में ये वैल्यू जो है इसकी एप्रिसिएशन हो जाएगी। ये जो मार्केट वैल्यू जो है इन प्रॉपर्टीज की, इसकी काफ़ी एप्रिसिएशन होगी। तो इसमें आप देखिए कि प्लानिंग जो ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जितनी भी प्लानिंग है, नई बिल्डिंग्स जो बनानी है, स्ट्रक्चरल प्लान है, इश्यू ऑफ परमिट है, प्रॉपर्टी जो ग्रैबिंग की पहले प्रॉब्लम्स आती थी जिसके कारण बहुत सारे केसेस होते थे, और पंचायत के पास अब ये सब प्रॉपर्टी की फुल रिकॉर्ड्स रहेंगी थ्रू डिजिटलाइज्ड मोड, जिसके थ्रू काफ़ी ही अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और पूरी 29 सब्जेक्ट्स जो हैं अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं जीपीटीपी के थ्रू, अगर ये प्रॉपर्टी राइट्स इनके पास मिल गया और पूरी हमारे पास एक अच्छा पुख्ता नक्शा अगर हमारे पास आ जाए, जैसा कि इस स्कीम में कहा गया है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात है आपकी तरफ से कही गई। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, ये कार्यक्रम में चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे
आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वामित्व योजना की, किस तरह से स्वामित्व योजना से ग्रामीण इलाकों की तकदीर तस्वीर बदलेगी, जो वहां पर संपत्ति है उसका लेखा जोखा होगा सरकार के पास और लोगों को क्या फायदा होगा। इसके लिए हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आलोक प्रेम नागर साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं पंचायती राज मंत्रालय में। हमारे साथ मौजूद है अविनाश मिश्रा साहब, जो कि सलाहकार हैं नीति आयोग के, और हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेश्वर बी पाटिल, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश सरकार से, और साथ ही प्रोफेसर नुपुर तिवारी, प्रोफेसर रूरल एंड डेवलपमेंट IIPA। एक बार फिर आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और रुख करते हैं एक बार फिर आलोक प्रेम नागर साहब का, जॉइंट सेक्रेटरी पंचायती राज मंत्रालय। सर, जिस तरह से इस योजना के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में लगातार चर्चा हुई है और आप लोगों की तरफ से इसके जो फायदे हैं वो बताए गए हैं, किस तरह से इस योजना से जो है रिकॉर्ड सरकार के पास होगा, सरकार को नीतियां बनाने में आसानी होगी। वास्तविक अगर देखा जाए तो जो लाभार्थी हैं उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा, या उनकी प्रॉपर्टी को लेकर किस तरह का एप्रिसिएशन मिलेगा, और जो बैंकों की तरफ से आपने संपर्क किया है, बैंकों की तरफ से उनको लोन आसानी से मिल सके, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी धन्यवाद। मैं एक इशू एड्रेस करना चाहूंगा जो नूपुर जी ने उठाया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं उसमें स्वामित्व का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे आबादी क्षेत्र की तरह का कुछ ऐसे वहाँ पे भूमि नहीं होती है। तो इस स्कीम का जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार का है कि आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड हैबिटेशन में, जहाँ पे इकट्ठे आपके बड़े सारे घर हैं, आपने बस उस एरिया को सर्वे करना है ड्रोन द्वारा। ऐसा नहीं कि आपने सारे एरिया में ड्रोन उड़ाना होता है, जिसका एस्टिमेट कोई 6,000 रुपये गाँव के हिसाब से होता है। तो अगर स्टेट ये उम्मीद कर रही है कि ये पूरे स्टेट के एरिया में एयर स्पेस में उड़ाएंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। So we have reached out to the 6 scheduled states and we are engaging with them constantly, और हमें बड़े सारों से बड़े promising signals भी आए हैं। त्रिपुरा probably उनका MOU आजकल में साइन हो जाना चाहिए, जहां हमने उन्हें बोला है कि आपके यहाँ जिस प्रकार का भी सिस्टम है, हो सकता है आप वहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड देने में सक्षम ना हो अगर वहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप उनको मिलती है, जैसे मेघालय का मुझे पता है, जिसको कि कलेक्टर के पास रजिस्टर भी कराया जाता है। सो वी हैव रिक्वेस्टेड सर्वे ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स की आपकी जैसी ज़रूरत है, जिस प्रकार से आप इस स्कीम के डिज़ाइन को अपने कॉन्टेक्स्ट में बैठा पाएँ, तो उसके आपके इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम का होगा आपकी जगह पर, वो उसी प्रकार से होगा। सो दैट हैज़ नाउ टेकन अस ऑन अ सेपरेट टैक। जैसे शुरू में अगर हम कंधे उचका के बोल देते जी हमारे यहाँ तो ये तो आबादी के लिए है, आपके आबादी नहीं है तो यहाँ नहीं हो सकता, तो ये स्टैंड लेने के बाद भाई, जैसे कि आप बाकी स्पीकर्स ने बोला कि आपकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपने भी मेरे से अभी पूछा, तो आपको बताया एडवाइजर साहब ने कि किस प्रकार से आप आंकलन करने के लिए इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एस्टिमेशन के लिए। फिर उसके अलावा जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स इसके अलावा कोई 30-35 एट्रीब्यूट्स भी कैप्चर करती हैं। तो कहने का अर्थ है कि हर उस प्रॉपर्टी पार्सल के लिए आप फोटो से ये तो मालूम कर सकते हैं कि उसका एरिया कितना है, उसमें कवर्ड एरिया कितना है, लेकिन अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को भी उसके ऊपर सुपर पोज कर दें तो देयर इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जान सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों के घर कितने एरिया से कम होते हैं, आप जान सकते हैं कि किस प्रकार के लोग हैं जो आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं या जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, कौन से ऐसे लोग हैं कोई डिसएडवांटेज हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो उनका क्या पैटर्न है। ये सब जानकारी से वो उसको हमें, क्योंकि ये स्टेट का विषय है, ये सारी जानकारी है भी स्टेट के साथ, तो उसमें भी हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं कि किस तरह से स्टेट्स द्वारा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प देम नॉट ओनली इन्फॉर्म देयर पॉलिसीज, बल्कि अपने जो कार्यक्रम बनाते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल करें और अपने प्रोग्राम्स को टारगेट कर पाएं
कि अब आपके पास बेसलाइन में अगर ये है तो इतने साल में कैसे हुआ, अब आपके पास एक जियो रेफरेंस पार्सल है जिसके रिस्पेक्ट में आप ये बात कर रहे हैं, तो वो चीज एक बड़ी आसान हो जाएगी। फिर आपने CORS के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि CORS जो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम है, ये एक बड़े अच्छे वक्त पर आया है। अगर आप लार्जर पिक्चर देखें, इसी वक्त अभी फरवरी महीने में ये मैपिंग पॉलिसी, देश की ड्राफ्ट न्यू पॉलिसी अनाउंस की गई है, जिसमें कि GIS जो सर्वे ऑफ इंडिया के पास डेटा होता है वो सारा इंडियन एंटिटीज को फ्रीली अवेलेबल होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, उनको कोई प्रायर कंकरेंस नहीं चाहिए। तो अब इसको आप इसके बैकड्रॉप में देखें कि आपको किसी भी जगह की एक्यूरेट लोकेशन 5 सेंटीमीटर एक्यूरेसी की 10 मिनट में मिल जाती है। तो ना सिर्फ इसमें बड़े सारे इनोवेटर्स को बहुत मौका मिलेगा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिस क्षेत्र में ऑलरेडी मध्य प्रदेश कुछ काम कर भी रहा है, न सिर्फ ये होगा बल्कि जो स्टेट्स के पास मौका है। अगर आप लोगों ने कल जो माननीय मंत्री जी के हमारे स्पीच में भी था, वीडियो में भी था, कि आप अपने जो परिसीमन के तरीके होते हैं, जो लट्ठा होता है या जरीब होता है, अब स्टेट्स हैव गॉट अ रियल अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस दैट सिस्टम कंप्लीटली। तो जो आपके पास पुराने तरीके होते थे, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ढूंढना, फिर देखना कि कितनी चेन हो रही है, या फिर लट्ठे में आपने देखना कि कितनी यूनिट आती है, कौन से फिक्स पॉइंट्स हैं, अब आपके पास एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को सबको जियो रेफरेंस कर सकते हैं। आगे जाते हुए आपने कोई प्रॉपर्टी पार्सल का पार्टीशन करना है, या दो का आपस में विलय करना है, या किसी की बाउंड्री चेंज करनी है जी, आप अपने GIS डेटाबेस पे वापस बैठे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने इसमें स्टार्ट अर्ली किया था, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। धीरे धीरे बाकी स्टेट्स भी उसमें साथ में जुड़ती चली जाएंगी। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश ने एक और बड़ी अच्छी चीज की है जो कि यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ, और आगे हम लोग सभी को बोल रहे हैं कि सभी स्टेट्स अपने इसमें बताएं। ये अकेला ऐसा राज्य है जिसने बोला है कि इनिशियल प्रोक्लेमेशन से 8 महीने के अंदर इनको सारी प्रक्रिया खत्म कर लेनी है। मतलब कुछ ऐसे उसमें लूज एंड्स नहीं रह जाएंगे जो कि फिर इनडेफिनेटली एक्सटेंड करते चले जाएं। 8 महीने के बाद उन्होंने किसी कारण से एक्सटेंड करना है तो उसके उन्होंने रीजंस फर्निश करने होंगे, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट विचार करेगी, मुनासिब समझेगी, तब एक्सटेंशन देगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई छूट जा रहा है। तो एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक आखिरी पक्ष जो सबके ध्यान में आना चाहिए था कि इसमें हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बड़ी बार बोला गया कि 6 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ड्रोन्स अगर उसको चूना मार्किंग के तैयार गांव मिल जाएं तो हमारे पास अभी जो कीर्तिमान है वो है कि उत्तर प्रदेश में जालौन डिस्ट्रिक्ट में एक टीम ने एक दिन में 17 गांव को ड्रोन सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो 17 चलिए आउटलायर वाली फिगर है, लेकिन एवरेज जो आ रहा है उसमें हमारा 3, 3.5 इसकी रेंज में है, जो कि हम बेहतर बना सकते हैं अगर हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, प्रोसेसेस हमारी और स्ट्रीमलाइंड हो। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कोई 500 ड्रोन टीम्स। तो ड्रोन टीम्स अब ऐसा आगे जाते हुए ऐसा नहीं होगा कि ड्रोन टीम्स सारी सर्वे ऑफ इंडिया के ड्रोन्स हैं जो अपने मुलाजिमों द्वारा उड़वा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट सिस्टम्स वेयर देयर आर ड्रोन सर्विसेज दैट आर आउटसोर्स। तो जैसे कि टैक्सी कोई चला रहा होता है, उसी प्रकार से कोई ड्रोन अपना रजिस्टर करा के सर्वे ग्रेड ड्रोन है और उसके पास या तो अपने पायलट्स हो या फिर एक तीसरा वर्ग हो जिसमें कि पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है, जो कि पायलट्स आपको भाड़े पर अवेलेबल हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन सर्विसेज प्रोक्योर करने के लिए। तो आने वाले 4 वर्षों में ऐसा अनुमान है कि ड्रोन की भी कुछ लाइफ होती है, इतनी लैंडिंग्स के बाद वो नहीं रह जाता काम का। कोई कुल मिला के 2000 जैसे ड्रोन्स की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, ड्रोन टीम्स की। तो पैरेलली हम लोग ड्रोन्स के सिविल एविएशन के साथ एंगेज करके ऐसा सिस्टम भी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वे ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन DGCA वाले लोग मिलके, जिससे कि हमारे पास ये एक ऐसी इकोसिस्टम खड़ा हो जाए कि आपको पायलट चाहिए तो वो आपको सर्टिफाइड पायलट्स फलानी जगह से मिल सकते हैं। अगर आपको ड्रोन्स चाहिए तो ये पायलट का बहुत हद तक जो रोल होता है वो उस ड्रोन से लिंक्ड होता है। तो ड्रोन आपको चाहिए तो किस प्रकार के ड्रोन्स हों जो कि यहीं पे ज्यादातर उनके कंपोनेंट्स बने हों। तो ये एक और सेक्टर है। और अगर आप इन संख्याओं को देखें कि 500 ड्रोन टीम्स आपके पास एट एनी गिवन टाइम चल रही है, 3.5 ड्रोन आप कर लेते हैं, आपके पास लगभग 6 महीने अगर आप बरसातों को हटा दें तो इतना आपके पास फ्लाइंग टाइम होता है, तब आप पाएंगे कि टारगेट ये उतना बड़ा नहीं है।
जी, और हम लोग इसको बिल्कुल देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर क्विकर। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, हमारे मंत्री जी भी कहते होते हैं कि इसको जरूरत नहीं है आपने 25 तक लेकर जाना है, जी, आप बिल्कुल। पूरा प्रयास करें कि इसको 24 में संपन्न करें। तो स्टेट्स के साथ अगर आप जैसी ऊर्जा देख रहे हैं, जैसे ज्ञानेश्वर में है, अगर इस प्रकार से और भी लोग हों तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये जी, बिल्कुल। करना। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, हम अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे संक्षेप में जानना चाहेंगे। अविनाश मिश्रा साहब की तरफ रुख करते हैं कि सर, जिस तरह से कल इस कार्यक्रम में हमारे जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा था कि 1 साल के भीतर 7 लाख लोगों को मालिकाना हक का कार्ड मिलेगा, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण आत्मविश्वास को गति प्रदान करने के लिए योजना महत्वपूर्ण है। किस तरह से ये योजना जो ग्रामीण आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण साबित होगी, संक्षेप में? आपको कहा है कि अभी हमने पायलट के समय में ही करीब करीब 4 लाख जो संपत्ति कार्ड है वो बना लिए हैं, और अब बाकी के 1 साल के अंदर 3 लाख कार्ड और बना के 7 लाख देने में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो पायलट में शुरुआती दौर था जब हम लोग ड्रोन से और टेस्टिंग कर रहे थे, चूना डाल के देख रहे थे कि सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, एमओयू सर्वे ऑफ इंडिया से हो जाएगा, हमको कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम भी स्टेब्लिश करना था। तो ये सब हो चुका है और मुझे लगता है कि अब हमारे आगे रास्ता साफ है और हम इसको कर पाएंगे। और जहां तक मैंने आपको कहा है कि जो ग्रामीणों की सशक्तिकरण है, ग्राम पंचायत की सशक्तिकरण है, अगर आपके पास डाटा होगा, आपके पास एक्यूरेसी होगी, आपके पास ऑनरशिप होगा, सशक्तिकरण ऑटोमेटिक आपके पास आएगी और ये हो सकेगा। आज प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मुझे किसका घर बनाना है, किसका नहीं बनाना, ये सब चीजें भी क्लियर हो सकेंगी। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर सही डायरेक्शन में हो सकेगा। मुझे अगर ग्रामीण एरिया में माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को अगर बढ़ावा देना है तो किन लोगों के पास ऐसे एरिया है जहां पर वो शेड लगा सकते हैं या वो अपने शेड किराए पे दे सकते हैं और आगे मैं बढ़ा सकता हूँ। तो जिस तरह से हमारी रूरल इकोनॉमी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस नहीं होगा बल्कि और भी कई आयाम उसमें जुड़ेंगे, सर्विस सेक्टर भी आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आएगा। इन सब के लिए मुझे आवश्यक है कि एक स्वामित्व निर्धारित हो और एक हर तरह का डाटा मेरे पास हो और सेंट्रलाइज्ड डाटा हो, तो ये सब चीज संभव हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास समय का अभाव है और अंत में हम ज्ञानेश्वर भी पाटिल का रुख करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में योजना अच्छे से लागू हो रही है और जैसा कि अभी हमारे आलोक कुमार प्रेम नागर साहब ने भी कहा कि योजना को अच्छे से लागू किया जा रहा है, तो संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, बहुत संक्षेप में। ये योजना में हमने अभी 1 साल में जब रोल आउट कर रहे थे तो हमें कुछ कमियां भी हमें पता चली थी, जैसे कि हमें और इम्प्रूव करना है कि टाइम ले रही है प्रोसेस, उसमें और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और एंड टू एंड कंप्यूटराइज कर रहे हैं। दावे आपत्ति क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी हमने ऑनलाइन किया है, कहीं भी बैठ के आप कोई भी क्लेम ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो जिससे कि वो सुविधाजनक हो लोगों को और ट्रांसपेरेंट वे से। अभी ड्यूरिंग प्रोसेस भी हम दिखाना चालू कर दिया है कि जिससे कि जब भी आपका एंट्री हो गई पता चलेगा, दावे आपत्ति में नाम कट जाएगा तो पता चलेगा। तो ये हम रियल टाइम एंट्री उनको सभी को पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हैं जिससे कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाए, उसमें विवाद की स्थिति कम हो जाए और हम आशा करते हैं इसका बहुत फायदा होगा मध्य प्रदेश को। बिल्कुल। और अंत में प्रोफेसर नुपुर तिवारी, क्योंकि हमें अपना कार्यक्रम समाप्त करना है, तो आखिरी में आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स संक्षेप में, जो कोई विषय अगर छूट गया हो तो। ये बहुत ही बोल्ड एंड एम्बिशियस स्कीम है, जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा, और इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी क्योंकि ड्रोन बहुत एक टेक्नोलॉजी है और ये पूरी मैपिंग कर रही है, लेकिन इसका काम सिर्फ 20% है। 80% जो है वो ग्रास रूट्स लेवल पर है। तो इसमें जितनी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी, और चूंकि ये पार्टिसिपेटरी मोड में हो रहा है जिसमें प्रॉपर्टी ओनर्स को भी पूरी तरह से लाया जा रहा है और रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो असली चैलेंज वहीं पर है कि इतनी बोल्ड स्कीम और एम्बिशियस स्कीम कितने अच्छे से लागू हो और कितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो। इसकी बहुत बड़ी जैसा कि कहा गया लाभ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है,
ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी राइट है, इसमें लोन्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होगी, इसमें आपकी क्वालिटी जो है और जीपीडीपी की बहुत अच्छी हो सकती है थ्रू जीआईएस मैपिंग, इसमें डिस्प्यूट्स एंड लीगल केसेस जो है काफी रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और क्रिएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड अपने आप में रूरल प्लानिंग को बहुत ही बड़ा बूस्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर योजना के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों के विकास में मदद मिलेगी और साथ ही साथ सरकार को नीतियां बनाने में आसानी होगी। किस तरह के फायदे ग्रामीण लोगों को होंगे, संपत्ति का रिकॉर्ड होगा, उसके यहाँ पर हमने चर्चा की। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम अपने सभी मेहमानों का एक बार फिर धन्यवाद अदा करते हैं, जिसमें आलोक प्रेम नागर साहब हैं, अविनाश मिश्रा जी हैं और ज्ञानेश्वर बी पाटिल जी हैं और प्रोफेसर नुपुर तिवारी हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डीडी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर योजना के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों के विकास में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही इस योजना के माध्यम से स्वामित्व प्रमाण पत्र हासिल होंगे। योजना के माध्यम से मिले मालिकाना प्रमाण पत्र की वजह से बैंकों से लोन लिया जा सकेगा। योजना में भूमि का लेखा जोखा तैयार करने में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भूमि को लेकर होने वाले झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार के लिए नई योजनाएं बनाने में काफी मदद मिलेगी। योजना का लाभ उन लोगों को सबसे अधिक होगा जिनके पास उनकी संपत्ति तो है, लेकिन एक जमाने से उनके पास इसके कागजात नहीं है। ऐसे में ये प्रमाण पत्र हासिल कर जमीन पर अपना मालिकाना हक जता सकेंगे। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।